ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जॉब कास्टिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। शायद 2 इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। आज के क्लास में हम इलस्ट्रेशन 3, 4 मतलब इलस्ट्रेशन 3 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इलस्ट्रेशन 3 रीड करो। द डाटा पर्टेनिंग टू हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड यूजिंग आर एज फॉलोज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2016। मतलब 15-16 का डाटा दे रहा है। डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारा 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस 7,50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5,25,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000 एंड प्रॉफिट 6,09,000। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ऑल द डिटेल्स। हमें कॉस्ट शीट देना है, ठीक है, ओके। फिर पॉइंट नंबर बी में कह रहा है कि फॉर 2012-13 द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड ए वर्क ऑर्डर, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 12 लाख, मतलब एक जॉब मिला, जॉब में तुम्हारा मटेरियल कितना खर्चा होगा 12 लाख, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7,50,000। व्हाट वुड बी द price of work order if the factory intends to earn the same rate of profit on sales, assuming that the selling and distribution overhead has gone up by 15%. The factory recovers factory overhead as a percentage of direct wages and मतलब फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारे रिकवर होगा डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज के हिसाब से, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग distribution overhead as a percentage of our cost based on the cost rate prevail in the previous year। चलो इसमें ईयर का थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 31 मार्च 2016 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12-13। तो इसको एक काम करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 16-17, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा 16-17। ओके चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। एक काम करो, ये जो 15-16 का कॉस्ट शीट पहले बनाओ। तो लिखो मेरे साथ साथ कॉस्ट शीट फॉर 15-16। कॉस्ट शीट फॉर 15-16। ओके देखो, कॉस्ट शीट फॉर 15-16। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना 9 लाख, तो लिखो डायरेक्ट मटेरियल 9 लाख। डायरेक्ट वेजेस कितना 7,50,000, तो लिखो इधर 7,50,000। तो डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट आ रहा है 16,50,000, ओके। उसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड क्या था, देखो क्वेश्चन देखो, फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा 4,50,000, तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। देखो क्वेश्चन के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होगा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, तो इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ओके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज निकालेंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट। देखो फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा 4,50,000, डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा 7,50,000। अब तुम यही कैलकुलेशन करो कि 4,50,000 7,50,000 का कितना परसेंट, तो 4,50,000 7,50,000 का कितना परसेंट, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100 हो जाएगा। तो 4,50,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, ये तुम्हारा 60% आ रहा है।
60% मैंने इसीलिए कैलकुलेशन किया क्योंकि आगे जब जॉब कॉस्ट शीट में बनाऊंगा तो जॉब कॉस्ट शीट में मुझे फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसीलिए मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज मुझे लिखना पड़ा। चलो वर्क कॉस्ट हो गया मेरा 21 लाख। ओके, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तुम्हारा दिया हुआ है 4,20,000। अब क्वेश्चन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। तो इसीलिए 4,20,000 को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट तुम्हारा 21 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तुम्हारा 4,20,000, इसलिए 4,20,000 21 लाख का कितना परसेंट? सर 4,20,000 21 लाख का 20%। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ओके, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,25,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,25,000। तो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। किसका परसेंटेज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो 5,20,000 का कितना परसेंट? तो 25,20,000 का 25%। अच्छा एक मिनट, आई एम सॉरी, जरा क्वेश्चन को और एक बार देखो। क्वेश्चन के हिसाब से इस लाइन को रीड करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%। चलो, द फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। आई एम सॉरी, अब कह रहा है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये रिकवर होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम वर्क कॉस्ट का परसेंटेज निकालेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तुम्हारा कितना? बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? 5,25,000। अब वर्क कॉस्ट 21 लाख। तो कैलकुलेशन करो, 5,25,000 डिवाइड बाई 21 लाख परसेंटेज, ये 25%। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया तुम्हारा 30,45,000। अब प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट का डाटा क्या है। हाँ, प्रॉफिट दिया हुआ है 6,09,000। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 6,09,000, तो लिखो इधर प्रॉफिट 6,09,000। अब सेल्स हो गया तुम्हारा 36,54,000। अब सेल्स हो गया तुम्हारा 36,50,000। मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि लाइटिंग के वजह से थोड़ा ब्लैक आ रहा है, इसलिए मैं कैमरा को थोड़ा ऑफ कर रहा हूं। ओके, हेलो। अब देखो प्रॉफिट हो गया 6,09,000, तो सेल्स हो गया तुम्हारा 36,54,000। अब एक काम करो, ये जो प्रॉफिट है 6,09,000, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना टाइम्स? देखो ये 1/5 ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कैसे? तुम एक काम करो, 30,45,000 डिवाइड बाई 5 करो, 6,09,000 मतलब 30,045 का 5 भाग से 1 भाग होगा प्रॉफिट। 30,45,000 का 5 भाग का 1 भाग होगा प्रॉफिट। तो इसको 5 भाग में भाग करो, 30,45,000 को, एक हिस्सा बनेगा प्रॉफिट। इसीलिए हम यही बोलेंगे कि प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। चलो, कॉस्ट शीट हो गया। अब जॉब का कॉस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ जॉब। देखो जॉब में कितना मटेरियल लगेगा, तुम बोलो। सर जॉब में मटेरियल लगता है 12 लाख। तो लिखो जॉब कॉस्ट शीट में मटेरियल 12 लाख।
अब जॉब में कितना लेबर लगेगा तुम देखो सर, जॉब में वेजेस खर्चा हो रहा है 7,50,000, तो लिखो जॉब कॉस्ट शीट में डायरेक्ट लेबर 7,50,000। जॉब का प्राइम कॉस्ट हो गया 19,50,000। जॉब का प्राइम कॉस्ट हो गया कितना 19,50,000। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करो, मतलब जॉब को चार्ज करो। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट 60% ऑफ वेजेस। तो जॉब में कितना वेजेस लग रहा है 7,50,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड जॉब को चार्ज किया जाएगा 7,50,000 का 60%, तो 7,50,000 इंटू 60% कितना 7,50,000 इंटू 60%, 4,50,000। अब जॉब का वर्क कॉस्ट आ गया 24 लाख, जॉब का वर्क कॉस्ट आ गया 24 लाख। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 20%, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का रिकवरी रेट देखो वर्क कॉस्ट का 20%, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क कॉस्ट का तुम्हारा 20%। देखो वर्क कॉस्ट तुम्हारा कितना सर, वर्क कॉस्ट 24 लाख, 24 लाख का 20% 4,80,000। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया तुम्हारा 28,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 28,80,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या था, यहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का रिकवरी रेट था 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से ये परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे, मतलब 15% गन अप करेंगे, तो 25% के साथ 15% ऐड हो जाएगा, यानी 40%। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जॉब को चार्ज किया जाएगा 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जॉब को चार्ज किया जाएगा 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो जॉब का वर्क कॉस्ट तुम्हारा 24 लाख। अब 24 लाख का 40% चार्ज करो, 24 लाख इंटू 40%, ये आ रहा है तुम्हारा 9,60,000। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 38,40,000, 38,40,000। अब प्रॉफिट हमें 1/5 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसको रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट के ऊपर, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, इसका मतलब कॉस्ट का परसेंटेज भी सेम ही रहेगा। तो कॉस्ट का परसेंटेज मतलब प्रॉफिट था कॉस्ट का 1/5, अब कॉस्ट का 1/5 प्रॉफिट होगा, तो 38,40,000 का 1/5, 38,40,000 डिवाइड बाई 5, 7,60,000। तुम्हें प्रॉफिट चाहिए 7,60,000, यानी तुम्हारा सेल प्राइस हो जाएगा 46,08,000। तुम्हारा सेल्स प्राइस हो जाएगा 46,08,000। अब इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ओके, ऑल प्रोडक्शन इज टू कस्टमर्स ऑर्डर, मतलब कस्टमर का ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग लगेगा। ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर and they go through all the 3 departments. Manufacturing cost for a period given as follows, मतलब एक पीरियड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रहा है, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का, टोटल का। डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट मटेरियल, मतलब ए बी सी के हिसाब से नहीं है, ये टोटल बेसिस पे है, तो डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारा 1,80,000। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का, टोटल। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ए का, बी का, सी का, टोटल। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर ऑर्डर वाज डिटरमाइंड एज फॉलोज।
एक जॉब मिला, मतलब एक ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एक खर्चा करना पड़ा। डायरेक्ट मटेरियल 1000 रुपीज, डायरेक्ट लेबर ए का 120, बी का 280, सी का 200, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 600। तो टोटल कॉस्ट हो रहा है तुम्हारा 2200। द जनरल मैनेजर had a hazy idea that the job executed on orders of this nature are underpriced। जनरल मैनेजर कह रहा है कि ये जो ऑर्डर हमने, मतलब ऑर्डर, ये जो जॉब है ना, ये अंडर प्राइस हो रहा है। अंडर प्राइस मतलब प्राइसिंग थोड़ा कम हो रहा है। सो द सर्विसेज ऑफ ए फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ व्हिच यू आर ए मेंबर हैव बीन एक्वायर्ड फॉर ए थोरो इन्वेस्टिगेशन। जनरल मैनेजर के हिसाब से जॉब का जो प्राइस है वो अंडर प्राइस हो रहा है। वो मतलब जनरल मैनेजर ने बोले कि सजेस्ट किए कि चलो एक कॉस्ट अकाउंटेंट फार्म का एडवाइस हम लेंगे, मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट फार्म को हम ये मैटर फॉरवर्ड करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलो वो कॉस्ट अकाउंटेंट फार्म का तुम एक मेंबर हो, तो तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा, तुम्हें जॉब कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। कैन यू डिटेक्ट आफ्टर केयरफुल परसुअल ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फंडामेंटल fallacy of the company's method, assuming that the direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost। वो कह रहा है कि तुम सजेस्ट करो, कि तुम सजेशन दो क्या यहाँ पे ठीक हुआ है। देखो हम जॉब कॉस्टिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। ओके, मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको हम रिकवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसीलिए पहले हमें रिकवरी रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जॉब कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन रीड करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, पहले तुम एक काम करो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का रिकवरी रेट निकालो। ओके, देखो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट हम निकालेंगे। सिमिलर क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, शायद इलस्ट्रेशन 2 था, 2 या 1 जो भी हो। देखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट ए का 20,000, डिपार्टमेंट बी का 40,000, डिपार्टमेंट सी का 30,000। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए का 40,000, डिपार्टमेंट बी का 20,000, डिपार्टमेंट सी का 30,000। तुम अब देखो ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट। ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100 और परसेंटेज आ जाएगा। देखो 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू परसेंटेज, तो 50% आ रहा है। 20,000 नहीं सॉरी 40,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, तो 200% आ रहा है। अब 30,000 डिवाइड बाई 30,000 100% आ रहा है। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट लेबर का 50% होगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिपार्टमेंट बी का डायरेक्ट लेबर का 200% होगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिपार्टमेंट सी का डायरेक्ट लेबर का 100% होगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चलो अब जॉब कॉस्ट शीट बनाओ। ठीक है, देखो जॉब कॉस्ट शीट, रिवाइज कॉस्ट ऑफ जॉब। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जॉब में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, 1000। डायरेक्ट लेबर जॉब को कितना चार्ज किया जाएगा, जॉब मतलब डिपार्टमेंट ए का 120, डिपार्टमेंट बी का 280, डिपार्टमेंट सी का 200, टोटल तुम्हारा 600, तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ रहा है 1600। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम रिकवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
रिकवर्ड रेट। देखो डिपार्टमेंट ए के लिए रिकवर्ड रेट तुम्हारा 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस कितना 120, उसका 50% हो जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 हो गया। ओके। डिपार्टमेंट बी का रिकवरी रेट 200%, तो उसका डायरेक्ट लेबर कितना 280, तो 280 का 200% 560। डिपार्टमेंट सी का रिकवरी रेट 100%, तो डिपार्टमेंट सी का डायरेक्ट वेजेस कितना 200, तो इसलिए इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 200, तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट मतलब हो रहा है 2420। खुद कैलकुलेशन करो 2420 हो रहा है या नहीं। चलो ये हो गया तुम्हारा जॉब कॉस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से जो जॉब कॉस्ट दिया हुआ था उसको एक बार चेक करो। क्वेश्चन के हिसाब से 2200 हुआ था जॉब कॉस्ट। ये 2200 आज पर पॉलिसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्लैंकेट रेट के हिसाब से रिकवर किया हुआ है। ब्लैंकेट रेट का मतलब देखो, ये डिपार्टमेंट ए का रिकवरी रेट अलग होना चाहिए, डिपार्टमेंट बी का रिकवरी रेट अलग होना चाहिए, डिपार्टमेंट सी का रिकवरी रेट अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही रेट, तो ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है, इसलिए हम डिपार्टमेंटल रेट के हिसाब से रिकवर किए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में अगर डिपार्टमेंट वाइज दिया जाएगा तो तुम्हें डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट कैलकुलेशन करके ओवरहेड या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकवर करना होगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। ये सारे के सारे तुम्हारा स्टडी मैट का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे मैट में भी दिया हुआ है, तुम्हारा स्टडी मैट में भी है। तो जो लोग सीएम का स्टूडेंट, तुम सीए में स्टडी मैट देख सकते हो, जो सीए इंटर के स्टूडेंट वो मेरे मैट से सॉल्व कर सकते हो। आंसर मेरे मैट में नहीं है, आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है, वहां तुम लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 फटाफट रीड करो। ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री presented the following cost for the job number 555 to determine selling price। तो जॉब नंबर 555 का डाटा दिया हुआ है। ओके, जॉब नंबर 555 का डाटा दिया हुआ है। देखो जॉब नंबर 555 में मटेरियल कितना लगा था 70, डायरेक्ट वेजेस 18 घंटा 2.5 पर आवर। हाँ ये तो 45, क्योंकि तुम 18 इंटू 2.5 करोगे तो 45 आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट काम किया है, एक्स 8 घंटा, डिपार्टमेंट वाई 6 घंटा, डिपार्टमेंट जेड 4 घंटा। ठीक है, सबका रेट पर आवर सेम है। अब देखो चार्जेबल एक्सपेंसेस स्पेशल स्टोर्स आइटम, ये 5 रुपया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ओके, टोटल तुम्हारा हो रहा है 120, 33% ओवरहेड के लिए तुम चार्ज किया। तुम बता सकते हो कि ये 33% लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने तो समझाया था कि रिकवरी रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे वो फ्लैट 33% चार्ज कर रहा है ओवरहेड के लिए, तो ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है। हम प्रॉपर वे में जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, तो 33% चार्ज किया, बोला कि 160, फिर क्या बोला तुम चेक करो। ये जो जॉब कॉस्ट शीट दिया ना, ये जॉब कॉस्ट शीट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड रिकवर हुआ है ब्लैंकेट मतलब फ्लैट रेट में, डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। फिर बोला एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2016 शोज द फॉलोइंग। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डाटा दे रहा है। डेबिट क्रेडिट सेल इतना, मटेरियल डिपार्टमेंट एक्स का डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट वाई का, डिपार्टमेंट जेड का। ओके, स्पेशल स्टोर्स आइटम, ओके, ओवरहेड में डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट वाई का, डिपार्टमेंट जेड का। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ये ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। It is also noted that average hourly rate for three department X, Y, Z are similar. Draw up a job cost sheet. Calculate the entire revised cost using 2016 actual figure as a basis at 20%. ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, तुम कोशिश करो ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए। हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो भी बहुत अच्छा। देखो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूं तो खुद अप्लाई करके इसको तुम सॉल्व कर लेना। देखो डिपार्टमेंट वाइज रिकवर्ड रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। एक्स का डायरेक्ट वेजेस, वाई का डायरेक्ट वेजेस, जेड का डायरेक्ट वेजेस। हाँ, रेट पर आवर 2.5, 2.5, 2.5। देखो टोटल कितना 10,000, एक घंटा के लिए 2.5 मतलब आवर कितना, आवर्स 4,000, 4,800, 3,200। अब बोलेंगे सर ये आवर क्यों चाहिए? मैंने बताया था कि तुम रिकवर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आवर, नहीं तो तुम रिकवर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो चलो आवर के हिसाब से रिकवर करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से रिकवर करोगे तो भी चलेगा। अब एक्चुअल ओवरहेड देखो 5,000, 9,000, 2,000। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम एक काम करो, ओवरहेड रेट पर आवर निकालो, मतलब एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाय आवर। ओवरहेड रेट पर आवर निकालो, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाय आवर। 5,000 डिवाइड बाय 4,000 ये 1.250, 9,000 डिवाइड बाय 4,800 ये 1.875, 2,000 डिवाइड बाय 3,200 ये 0.625, ये 0.625। चलो रिकवर्ड रेट हो गया। अब देखो जॉब कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, मतलब रिवाइज्ड जॉब कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। ओके ठीक है, जॉब में मटेरियल कितना खर्चा हुआ था 70। अब जॉब का डायरेक्ट लेबर कितना, एक्स डिपार्टमेंट एक्स का 8 घंटा इंटू 2.5 20, डिपार्टमेंट वाई का 6 घंटा इंटू 2.5 15, डिपार्टमेंट जेड का 4 घंटा इंटू 2.5 10, तो कुल मिला के तुम्हारा 45 हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जॉब को कितना 5 रुपया। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जॉब को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना चार्ज किया हुआ है 5 रुपया। चलो बेसिकली हम रिकवर करेंगे ओवरहेड। अब देखो ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स का 1.250 पर आवर, तो डिपार्टमेंट एक्स का 8 घंटा यूज हुआ है जॉब में, तो 8 घंटा इंटू 1.250 10 रुपया। डिपार्टमेंट वाई का 6 घंटा यूज हुआ है जॉब में, तो उसका रिकवरी रेट 1.875, तो 6 घंटा इंटू 1.875 11.25। डिपार्टमेंट जेड का 4 घंटा यूज हुआ है जॉब में, तो उसका रिकवरी रेट तुम्हारा 0.625, तो 4 घंटा इंटू 0.625 तुम्हारा 2.5 हो रहा है, तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो रहा है 143.75। टोटल कॉस्ट हो रहा है तुम्हारा 143.75। इसके साथ तुम 20% प्रॉफिट के लिए ऐड करो 143.75 प्लस 20%, sorry I'm sorry 143.75 plus 20%, 143.75 का 20% तुम्हारा 28.75। इसको अगर तुम प्लस करोगे तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 172.5। तो जॉब का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 172.5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इलस्ट्रेशन 6। तुम एक काम करो, इलस्ट्रेशन 6 को खुद ट्राई करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं अभी मूव कर रहा हूं बैच कस्टिंग को, ठीक है।
चलो, जब कॉस्टिंग खत्म हो गया, एक ही इलस्ट्रेशन मैंने तुम्हें दे दिया सॉल्व करने के लिए, इलस्ट्रेशन 6, लेकिन बाकी सारे इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व कर लिया। तो तुम एक काम करो, अभी तुम बैच कॉस्टिंग रीड करो। ओके, देखो पहले रीड करो जो बैच कॉस्टिंग का थ्योरी दिया हुआ है, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन रीड करो। ओके, बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होता है, अंडर व्हिच ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। देखो, जहां पे प्रोडक्शन बैच वाइज होगा वहां बैच कॉस्टिंग हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट हम निकालेंगे पर बैच, क्योंकि हर एक बैच एक कॉस्ट यूनिट के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। तो बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर व्हिच ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट and costs are accumulated and ascertained separately for each batch। देखो, हमारा ये जो फिजिकल क्लास हो रहा है, वर्चुअल क्लास नहीं, जो फिजिकल क्लास हो रहा है, जनवरी से लेकर जून तक एक बैच होता है, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक एक बैच होता है, ठीक है। तो हम यही कैलकुलेशन करते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक जो बैच हुआ, यहां पे कितना खर्चा हुआ, फिर सेकंड बैच में कितना खर्चा हुआ। अब बोलेंगे सर बैच में खर्चा हुआ, कौन सा खर्चा होता है, रूम रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे बैच वाइज कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर बैच कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। बोलो, बैच कॉस्टिंग कहां फॉलो होगा, जहां प्रोडक्शन बैच वाइज होता है, फिर जहां कॉस्ट हम बैच वाइज कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां हम बैच कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। बेसिक फीचर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है कि ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। हर एक बैच सेपरेट कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन फॉर ईच बैच। बैच वाइज हम कॉस्ट एक्यूमुलेट करेंगे, बैच वाइज हम कॉस्ट असर्टेन करेंगे। A separate batch cost sheet is used for each batch। हर एक बैच के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। A separate batch cost sheet is used for each batch and is assigned a certain number by which the batch is identified। मतलब बैच को हम नंबरिंग करते हैं, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, बैच नंबर 4, बैच नंबर 5, 6, 7 एक्सेट्रा। The cost per unit is ascertained by dividing total cost of a batch by the number of items produced in that batch। मान लो कि एक बैच के लिए 100 रुपया खर्चा हुआ, वो बैच में 50 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट, देखो ये जो 100 है ना, ये बैच का कॉस्ट, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 50, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ए बैच डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट बैच, तो 2 रुपया आ रहा है। ओके, एप्लीकेशन मतलब बैच कॉस्टिंग हम कहां अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन में देखो बैच कॉस्टिंग हम कहां अप्लाई करेंगे। ओके, बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर द सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डेफिनाइट बैचेस। देखो, यहां पे जनवरी से लेकर जून तक जो बैच हुआ, तुम्हारा सीएमए इंटर एंड सीए इंटर का स्टूडेंट्स पढ़ रहे, मतलब फिर जुलाई से लेकर जो बैच दिसंबर तक होगा, उस बैच में भी सीएमए इंटर एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मतलब सिमिलर स्टूडेंट्स हर बैच में पढ़ रहे हैं। तो जहां पे सिमिलर स्टूडेंट्स हर बैच में पढ़ते हैं वहां बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा, नहीं तो जहां सिमिलर आइटम्स हर बैच में प्रोड्यूस हो रहा है वहां बैच कॉस्टिंग हम फॉलो करेंगे। तुम एक मेडिसिन कंपनी के बारे में सोचो, मान लो सिनारेस्ट एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है, ठीक है। एक बैच में मान लो 10 स्ट्रिप,
ऐसे 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 10 स्ट्रिप। चलो एक बैच खत्म हो गया, 10 स्ट्रिप सिनार स्टेप हमने मैन्युफैक्चर कर लिया। जब सेकेंड बैच होगा फिर वही सिनार स्टेप तो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, मतलब सिनार स्टेप ही तो प्रोडक्शन होगा ना। तो इसका मतलब बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, हर बैच में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स प्रोड्यूस नहीं होता है, हर बैच में सिमिलर आइटम्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो तो अब देखो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा, स्पेयर पार्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा, टायर एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा। देखो ये बैच कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मटेरियल में जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था पूरा का पूरा कंसेप्ट लगेगा बैच कॉस्टिंग में। वहां पे हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन किए थे, यहाँ हम लोग इकोनॉमिक की बैच क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेम है, एनालिसिस भी बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज इधर हमें लेना पड़ेगा कि हाँ बैच कॉस्टिंग का ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट। चलो अब देखो जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस। जॉब कॉस्टिंग ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, यहाँ पे बैच कॉस्टिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, खुद रीड कर लो, खुद रीड कर लो, तुम्हें डिफरेंस मिल जाएगा कि हाँ जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन खुद रीड करो। जब प्रोसेस कॉस्टिंग का क्लास कर दोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, तो तुम लिख सकते हो जॉब प्रोसेस बैच, ये तीनों का डिफरेंस भी लिख सकते हो। चलो चलो इन बैच कॉस्टिंग हाउ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज डिटरमाइंड। देखो मान लो एक साल में मुझे 1000 यूनिट्स चाहिए, कंसेप्ट पहले समझने के लिए कोशिश करो। एक साल में हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, ओके। अगर मैं 10 बैच बनाऊं तो पर बैच 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। अगर मैं 5 बैच बनाऊं तो पर बैच 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं 20 बैच बनाऊं तो पर बैच मुझे 50 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, 10 बैच बनाना मेरे लिए अच्छा रहेगा, या 5 बैच बनाना मेरे लिए अच्छा रहेगा, या 20 बैच बनाना मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसका मतलब एक बैच में कितना क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे कि हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। क्या मटेरियल चैप्टर याद है? मान लो मुझे 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स परचेस करना है। 10 ऑर्डर में अगर मैं परचेस करूं तो एक ही ऑर्डर में 100 यूनिट्स परचेस करना पड़ेगा। अगर 5 ऑर्डर में मैं परचेस करूं तो एक ही ऑर्डर में 200 यूनिट्स परचेस करना पड़ेगा। अगर 20 बार में परचेस करूं तो एक बार मतलब एक ऑर्डर में मुझे 50 यूनिट्स परचेस करना पड़ेगा। मैं एट ए टाइम कितना यूनिट्स परचेस करूं, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, इकोनॉमिक की ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसका मतलब एक बैच में कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग होगा, एक बैच में कितना क्वांटिटी हम प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि हमारा टोटल कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। देखो इकोनॉमिक की बैच क्वांटिटी या बैच कॉस्टिंग में हमें दो कॉस्ट को समझना पड़ेगा। एक होता है तुम्हारा सेटअप कॉस्ट और एक होता है तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। देखो अगर एक बैच में तुम 200 यूनिट्स बनाते हो, बस वही प्रीवियस एग्जांपल को देखो, मुझे एक साल में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है 1000। अगर एक बैच में मैं 200 यूनिट्स बनाता हूं तो मुझे 1000 डिवाइड बाई 200
5 बैच बनाना पड़ेगा। अगर एक बैच में मैं 100 यूनिट्स बनाता हूं तो मुझे 10 बैच बनाना पड़ेगा। देखो, अगर तुम 10 बैच बनाओगे तो मशीन को 10 बार सेटअप करोगे, क्योंकि बैच बनेगा। बैच बनने से पहले मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे 10 बार तुम्हें मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। तो मशीन का सेटअप का मतलब मशीन को साफ करना होगा, मशीन को छोटा मोटा मेंटेनेंस करना होगा, तो तुम्हारा सेटअप कॉस्ट इनकम हो जाएगा। चलो, ज्यादा बैचेस होगा मतलब एक बैच में नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगा, तो तुम्हारा सेटअप कॉस्ट हाई हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। अगर तुम ज्यादा यूनिट्स एक ही बैच में कवर करते हो मतलब नंबर ऑफ बैचेस कम हो जाएगा। हाँ, भले तुम्हारा सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा, अब 200 यूनिट तुम्हें स्टॉक में रखना पड़ेगा, जिसका कैरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। पूरा बिल्कुल सेम कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। तो इसका मतलब बैच में क्वांटिटी लो होगा, बैच में क्वांटिटी अगर कम होगा तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा, कैरिंग कॉस्ट कम होगा। बैच में क्वांटिटी अगर हाई होगा तो सेटअप कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमें लाना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी में हमारा सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दोनों ऑप्टिमम, इसका मतलब हमारा ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम। वही क्वांटिटी को कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। यहां पे थ्योरी लिखा हुआ है, इसको खुद रीड कर लो। देखो, with increase in batch size there is an increase in carrying cost। बैच साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट द सेटअप कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस्ड। देखो, बैच में क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा सेटअप कॉस्ट कम होगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। दिस सिचुएशन इज रिवर्स्ड व्हेन बैच साइज इज रिड्यूस्ड। बैच में क्वांटिटी अगर कम हो जाएगा तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। थस देयर इज on particular batch size for which both setup and carrying cost are minimum, the batch size is known as economic batch quantity। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी देखे थे। तो इसको कहते हैं फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या फार्मूला ऑफ ईओक्यू। तो ईओक्यू का फार्मूला क्या होता था, 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट, सॉरी 2 into एनुअल कंजप्शन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट का होल रूट ओवर। यहाँ पे हो जाएगा 2 into एनुअल कंजप्शन के जगह पे हम एनुअल डिमांड यूज करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट के जगह पे हम सेटअप कॉस्ट यूज करेंगे, डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट का होल रूट ओवर। बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे सेटिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। चलो इलस्ट्रेशन 7 रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर ए कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग फॉलो करो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो। ओके, अच्छा तुम एक काम करो, पहले कुछ नोट्स लिखो, क्योंकि जिन लोगों का मेटेरियल चैप्टर नहीं हुआ है वो लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं अभी बैच कॉस्टिंग का नोट्स लिखाता हूं। मैंने जानबूझ के कैमरा ऑफ किया हूं तो तुम मत ढूंढो कि सर कहां चले गए, ठीक है। मैं इसीलिए कैमरा ऑफ किया हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, आज लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के कैमरा को ऑफ कर दिया। तो कैमरा नहीं चाहिए तुम्हें, क्या होगा कैमरा, तुम नहीं दिखोगे, तुम्हें तो मतलब आईपैड ठीक से दिखाई दे रहा है बस। चलो लिखो बैच कॉस्टिंग के लिए कुछ नोट्स। देखो, हाउ टू कैलकुलेट
economic batch quantity. How to calculate economic batch quantity? How to calculate economic batch quantity? तो लिखो economic batch quantity is that quantity in a batch where overall cost is minimum. Where overall cost is minimum. ओवरऑल कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो बिफोर प्रोडक्शन ऑफ ए बैच the machine will get ready. हर बैच का प्रोडक्शन करने से पहले हमें मशीन को रेडी करना पड़ेगा. दैट इज सेटअप कॉस्ट विल बी इनकर्ड. दैट इज सेटअप कॉस्ट विल बी इनकर्ड. मतलब सेटअप कॉस्ट इनकर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो बैच साइज सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट. बैच साइज अगर लार्ज होगा मतलब हाई होगा तो सेटअप कॉस्ट लो हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस कम हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हाई होगा. बैच साइज अगर लो होगा तो ज्यादा बैचेस बनाना पड़ेगा तो सेटअप कॉस्ट हाई होगा, कैरिंग कॉस्ट लो होगा. तो हम क्या करेंगे तो लिखो वी शुड प्रोड्यूस that quantity. We should produce that quantity in a batch. We should produce that quantity in a batch where total setup cost and carrying cost, total setup cost and carrying cost are minimum. That quantity is called as economic batch quantity. That quantity is called as economic batch quantity. ओके तो लिखो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2a(s) डिवाइड बाई c का रूट ओवर. ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, एस का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ओके तो लिखो सम नोट्स.
कुछ नोट्स हम लिखेंगे। at EBQ का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। मतलब EBQ में सेटअप कॉस्ट जितना होगा कैरिंग कॉस्ट उतना होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो लिखो टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैच इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैच इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। number of batch is equal to annual demand divided by batch quantity। annual demand मान लो 100 यूनिट्स, बैच क्वांटिटी अगर 2 यूनिट्स तो तुम्हें 50 बैचेस बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बैचेस का फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल डिमांड डिवाइड बाई बैच क्वांटिटी। फिर उसके बाद लिखो टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू हाफ इंटू बैच क्वांटिटी। मतलब बैच क्वांटिटी का आधा हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्टॉक। ओके, और एक नोट लिख दो यहां पे, द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर विथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैटेरियल चैप्टर का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब इलस्ट्रेशन 7 रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर ए कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग फॉलो करो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो। एनुअल डिमांड 2400 यूनिट, सेटअप कॉस्ट 100 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 रुपया, कैरिंग कॉस्ट 6%। देखो अगर कैरिंग कॉस्ट एक नोट लिख दो कॉपी में, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुम्हारा हो जाएगा 200 इंटू 6%। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुम्हारा 200 इंटू 6%, ये 12 रुपया। ओके, तो कॉपी में एक नोट लिखो, कॉपी में एक नोट लिखो, लिखो इफ carrying cost is given in percentage term, if carrying cost is given in percentage term, then such percentage will be multiplied with manufacturing cost oblique production cost, then such percentage will be multiplied with, then such percentage will be multiplied with manufacturing cost oblique production cost। देखो इधर हम कैलकुलेशन करेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2a/c का होल रूट ओवर 2 इंटू ए का मतलब एनुअल डिमांड, एस का मतलब सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई 200 का 6%, 200 यूनिट आ रहा है। इलस्ट्रेशन 8,
A customer has been considering 60,000 special design metal columns are the columns at the rate of 18,000 per order during the past year. The production cost comprises 120 for material, 60 for labor and 20 for fixed overhead. It cost 1500 to set up for one run of 18,000 column and inventory carrying cost is 15%. Since this customer may buy at least 5,000 columns this year, the company would like to avoid making the 5 different production run. Find out the most economic production run. देखो बेटा, most economic production run का मतलब होता है economic batch quantity. Economic batch quantity. तो तुम्हारा annual demand कितना? देखो अभी 18,000 एक ही ऑर्डर में प्रोड्यूस हो रहा है, 5 बैच हो रहा है, यानी प्रेजेंटली 18,000 प्रोड्यूस हो रहा है 5 बैच में, तो एनुअल डिमांड हो जाएगा तुम्हारा 18,000 इंटू 5 इक्वल टू 90,000। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड तुम्हारा 90,000 इंटू सेटअप कॉस्ट तुम्हारा 1500 डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट 15% किसका? प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में 120 60 20, तो ये हो गया 200 का 15% 30 रुपया। तो तुम्हारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ रहा है 30,000 यूनिट्स। अब इलिस्ट्रेशन 9 रीड करो, फटाफट खुद रीड करो इलिस्ट्रेशन 9 को। हेलो, AB Limited is committed to supply 24,000 bearing per annum to CD Limited। तो AB लिमिटेड का एनुअल डिमांड मतलब 24,000 bearings on a steady basis. It is estimated that it costs 10 पैसा as inventory holding cost per bearing per month. ओके, 10 पैसा पर बेरिंग, लेकिन पर मंथ मुझे चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर 10 पैसा पर मंथ होगा तो पर एनम हो जाएगा 0.1 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने के लिए, तो 1.2। दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन 324। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तुम्हारा 1.2, सेटअप कॉस्ट तुम्हारा 324। What will be the optimum run size? Optimum run size का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ऑप्टिमम रन साइज का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। फिर बोला व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम साइज। ऑप्टिमम साइज का मतलब होता है बैच क्वांटिटी, मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में तुम्हारा मिनिमम इन्वेंटरी कॉस्ट कितना होगा? बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में जितना भी इन्वेंटरी कॉस्ट होगा वो मिनिमम होता है। फिर जितना कैरिंग कॉस्ट या इन्वेंटरी कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, तो जितना कैरिंग कॉस्ट होगा उतना सेटअप कॉस्ट भी होगा। Assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearing per run, how much extra cost will the company be incurring as compared to the optimum run suggested in A? चलो एक काम करो, तुम पहले इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो। आंसर दिया हुआ है मैथ में, तुम देख सकते हो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का होल रूट ओवर। तो एनुअल डिमांड तुम्हारा 24,000 इंटू सेटअप कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 324 डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 1.2, क्योंकि 10 पैसा पर मंथ होता है, हमें चाहिए पर यूनिट, तो सॉरी पर एनम, तो पर एनम हो जाएगा हमारा 1.2। तो तुम्हारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ रहा है 3600 यूनिट्स। ओके, अब इन्वेंटरी कॉस्ट मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन करना है ईबीक्यू में, तो एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला तुम देख सकते हो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू या टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक हो जाएगा तुम्हारा ईबीक्यू का आधा, तो 3600 यूनिट्स का आधा हो जाएगा तुम्हारा 1800 इंटू 1.2। देखो कैलकुलेशन करो, इंटू 1.2, 1800 इंटू 1.2 2160। ओके, तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू हाफ ऑफ ईबीक्यू, हाफ ऑफ ईबीक्यू मतलब 3600 का आधा 1800 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1.2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2160। देखो अगर मैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉलो करूं तो एक बैच में 3600 यूनिट्स बनाना होगा, लेकिन क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर एक बैच में हम 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तुम्हारा होता है क्या 3600 यूनिट्स, तो अगर 3600 यूनिट्स तुम प्रोडक्शन करोगे एक बैच में तो तुम्हारा कॉस्ट मिनिमम आएगा। अगर तुम 6000 यूनिट्स एक बैच में प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट उससे ज्यादा आएगा। चलो कितना ज्यादा आता है हम देखते हैं। अब देखो एक होता है तुम्हारा 3600 यूनिट्स और एक होता है 6000 यूनिट्स। ठीक है, एकदम आराम से समझने के लिए कोशिश करना, चाहे तुम 3600 बनाओ या 6000 बनाओ, लेकिन एनुअली तो 24000 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। हाँ, एक बैच में 3600 बनाओगे, एक बैच में 6000 बनाओगे। अगर तुम 3600 बनाओगे तो तुम्हें नंबर ऑफ बैचेस कितना करना पड़ेगा 6.667। अगर तुम 6000 यूनिट्स बनाओगे तो नंबर ऑफ बैचेस हो जाएगा तुम्हारा 4। ओके, सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ बैचेस इनटू सेटअप कॉस्ट, तो यहां पे 6.667 के हिसाब से इंटू 324 ये हो रहा है तुम्हारा 2160। यहां पे 4 बैच इंटू 324 ये हो जाएगा तुम्हारा 1296। अब एवरेज इन्वेंटरी बैच में जितना क्वांटिटी होगा उसका आधा, यहाँ पे बैच में क्वांटिटी 3600 तो उसका आधा 1800, यहाँ पे 6000 उसका आधा 3000। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 1.2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 1.2। ठीक है, अब देखो टोटल कैरिंग कॉस्ट 1800 इंटू 1.2 2160। मैंने बताया था आपको कि इकोनॉमी की बैच क्वांटिटी अगर तुम फॉलो करोगे तो जितना सेटअप कॉस्ट आएगा उतना कैरिंग कॉस्ट आएगा, लेकिन यहां पे सेटअप कॉस्ट तुम्हारा 1296, कैरिंग कॉस्ट हो रहा है 3600 क्योंकि 3000 1.2, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा हो रहा है। तो एक काम करो, टोटल कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट सॉरी सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों मिला के 4320, यहाँ पे ये दोनों मिला के तुम्हारा 4896। अब देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट ये 4896 माइनस 4320 ये हो रहा है तुम्हारा 576। अगर तुम थे 6000 यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ेगा 576। ये इलस्ट्रेशन 10 खुद रीड करो।
ओके, इलस्ट्रेशन 10 खुद सॉल्व करोगे। हाँ लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके वीडियो दे दूंगा यूट्यूब में। अच्छा चलो, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो तो जॉब एंड बैच कास्टिंग का। ये सीए इंटर का क्वेश्चन, तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो एक काम करो, इस सारे क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर एग्जाम का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आरटीपी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इसको सब सॉल्व करो, खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, अगर नहीं होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस है, लेकिन अभी मैं इसका क्लासेस नहीं दे रहा हूं। मुझे दूसरे चैप्टर को जाना है, क्योंकि बहुत चैप्टर मुझे पढ़ाना होगा कम टाइम में, तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में डाल रहा हूं। नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए बार बार मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो चलो एक काम करो, आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बैच कास्टिंग का, जॉब कास्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर जरूरत होगा तो मैं और एक या दो क्लास दे सकता हूँ प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो ऐसा समझ लो कि ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय।